नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भाजपा सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट सेक्शन में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। राजस्थान के संग्राम में ऑडियो की लड़ाई, कांग्रेस ने की केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी की मांग। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस के भीतर जो लड़ाई चल रही है अब वो लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर सचिन पायलट गुट और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर अशोक गहलोत सरकार को गिराने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इस दौरान दो ऑडियो का जिक्र किया जिसमें कथित तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बागी कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा के बीच पैसों के लेन देन को लेकर बात हो रही है। गुरुवार को रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा, आज बीजेपी राजस्थान की सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। इसके कुछ ऑडियो भी सामने आ रहे हैं जिसमें राजस्थान के कांग्रेस विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेता बोले, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस पूरी साजिश में शामिल है। उन पर तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और गिरफ्तारी की जानी चाहिए। जांच में सामने आना चाहिए कि केंद्र सरकार के कौन से व्यक्ति इस पूरी प्रक्रिया में शामिल है। आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान बीजेपी के बड़े नेता हैं और मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं। जब से गहलोत सरकार पर संकट शुरू हुआ है तब से ही गजेंद्र सिंह शेखावत चर्चा में है। इस मामले में कांग्रेस की ओर से एसओजी को शिकायत की गई है। ये वही ग्रुप है जिसने सचिन पायलट को नोटिस जारी किया था। इतना ही नहीं, इस बातचीत में जिस विधायक का नाम लिया गया उससे ही कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाई और बयान दिलवाया। अब विधायक अपना बयान एसओजी के सामने दर्ज कराएंगे। कांग्रेस ने इस मामले में एक्शन लिया है और सचिन पायलट गुट के दो विधायकों को निलंबित कर दिया है। भंवर लाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को पार्टी की सदस्यता से निलंबित किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, बीजेपी सत्ता लूटने का कर रही काम। जी हां दोस्तों, राजस्थान के सियासी घमासान के बीच कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को जमकर घेरा। राजस्थान के पहले मध्य प्रदेश और कर्नाटक के सत्ता परिवर्तन का जिक्र करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भारतीय जनता पार्टी को हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी बीचों बीच मध्य प्रदेश में भाजपा ने सरेआम प्रजातंत्र का चीरहरण कर डाला। जब पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है तो मोदी सरकार और भाजपा आईटीसी मानेसर से कर्नाटक तक कांग्रेस विधायकों को उठाकर सरकार गिराने की साजिश कर रही है। मणिपुर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के बाद सत्ता लूटने का खुला खेल अब राजस्थान में खेला जा रहा है। कोरोना केस 10 लाख पार कर चुके हैं। चीन ने भारत की सीमा पर जबरन कब्जा कर रखा है। प्रदेश सेवा की बजाय मोदी सरकार सत्ता की हवस मिटा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, पिछले एक महीने से विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश चल रही है। एसओजी जांच भी कर रही है। विधायकों को खरीदकर चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की गई। दोनों तरफ से कांग्रेस बीजेपी के साथ वाद विवाद भी हुआ। सुरजेवाला ने पीसी में कहा, जो ऑडियो टेप सामने आए हैं उससे एक बात साफ है कि बीजेपी द्वारा जनमत का अपहरण की कोशिश की जा रही है। सरकार गिराने का षड्यंत्र बेनकाब हो चुका है। मोदी सरकार ने कोरोना के बीच मध्य प्रदेश में जनमत का चीरहरण कर दिया था। 24 मार्च को मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार गिराई गई, तब ही लॉकडाउन किया गया। आर्थिक महामारी ने लोगों को परेशान कर रखा है, लेकिन इस बार राजस्थान में गलत कर दिया। उन्होंने कहा, ऑडियो में भंवरलाल, संजय जैन और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की आवाज है। इनका षड्यंत्र बेनकाब हो गया है। ये बातचीत प्रथम दृष्टि में बताती है कि जो लोग हरियाणा में बैठे हैं वो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री से पैसे की बात कर रहे हैं। हम मांग करते हैं कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ एसओजी द्वारा मुकदमा हो। वो जांच में गलत पाए जाएं तो उनकी गिरफ्तारी हो। लेकिन पायलट वाले मामले में सुरजेवाला ने कहा, सचिन पायलट भी सामने आकर अपना स्टैंड साफ करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल का वार, विदेश नीति और आर्थिक मामले में कमजोर हुआ देश, इसलिए चीन आक्रामक। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को भारत और चीन विवाद को लेकर एक वीडियो ट्वीट किया। इस वीडियो में राहुल गांधी बेबाकी से अपनी राय रख रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सवाल उठता है कि आखिरकार चीनियों ने यही वक्त क्यों चुना। राहुल गांधी ने अपने इस वीडियो में अर्थव्यवस्था, पड़ोसियों के साथ संबंध और विदेश नीति पर खुलकर अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने कहा कि अभी भारत
भारत की इसमें क्या स्थिति है जो चीन को ये कदम उठाने की इजाजत मिल गई। ऐसा क्या हो गया कि चीन को विश्वास हो गया कि वो ऐसा कदम उठा सकता है। अपने वीडियो संदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि इस मामले को समझने के लिए कई चीजों को समझना होगा। देश की रक्षा मुख्य रूप से विदेश नीति, अर्थव्यवस्था और लोगों के विश्वास पर टिकी है, लेकिन पिछले 6 साल में इन हर मामलों में देश फेल हुआ है। विदेश नीति पर बात करते हुए राहुल ने कहा कि पहले हमारा अमेरिका, रूस, यूरोप समेत लगभग हर देश से अच्छे रिश्ते रहते थे, लेकिन आज हमारा रिश्ता सिर्फ व्यापार का रह गया है। रूस के साथ संबंध खराब हुए हैं। पहले नेपाल, भूटान, श्रीलंका हमारे दोस्त थे। पाकिस्तान से अलग सभी पड़ोसी हमारे साथ काम कर रहे थे, लेकिन आज हर कोई हमारे खिलाफ बात कर रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अर्थव्यवस्था कभी हमारी ताकत होती थी, लेकिन आज बेरोजगारी अपने चरम पर है। छोटे कारोबारी मुश्किल में हैं, लेकिन सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। कांग्रेस नेता ने कहा, अगर आप एक देश के तौर पर सोचते हो तो हर चीज मायने रखती है। अगर अर्थव्यवस्था में पैसा नहीं डाला गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, और अब वही हो रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता की ओर से अब हर कुछ दिन में इस तरह का वीडियो डाला जाएगा जिसमें वो अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र, कांग्रेस मंत्री का दावा, संपर्क में है कई बीजेपी एमएलए, कभी बदल सकते हैं पाला। जी हां दोस्तों, राजस्थान में सियासी संकट के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक उनके संपर्क में हैं और वह किसी भी समय हमारे साथ आ सकते हैं। यह दावा कांग्रेस नेता और राज्य मंत्री यशोमती ठाकुर ने किया है। यशोमती ठाकुर ने कहा कि उद्धव सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। राजस्थान में सियासी तूफान के बाद माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी बवंडर उठ सकता है। इस पर कांग्रेस नेता और राज्य मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि महाराष्ट्र ने देश को नया फॉर्मूला दिया है और सरकार कार्यकाल पूरा करेगी। बीजेपी को अपने 105 विधायकों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसे विधायक शामिल हैं जिन्होंने पक्ष बदल लिया है। कांग्रेस नेता और राज्य मंत्री यशोमती ठाकुर का दावा है कि कई बीजेपी विधायक नाखुश हैं और वह पाला बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे विधायक हमारे साथ संपर्क में हैं और किसी भी समय हमारे साथ आ सकते हैं। महाराष्ट्र में अभी शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना केस 10 लाख पार, इन 9 राज्यों के आंकड़े गंभीर होते खतरे का दे रहे संकेत। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले 10 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। दुनिया में ये आंकड़ा पार करने वाला भारत सिर्फ तीसरा देश है। देश में कोरोना वायरस के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और हर रोज 35,000 के करीब मामले दर्ज किए जा रहे हैं। जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ रही है, वैसे वैसे ही हर रोज नए रिकॉर्ड बनते और टूटते हुए दिख रहे हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश समेत ऐसे कई राज्य हैं जहां पर हर रोज हजारों की संख्या में केस आ रहे हैं, जो देश में आने वाले वक्त में कोरोना वायरस की लड़ाई को और भी मुश्किल कर सकते हैं। देश में महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां कुल आंकड़ों के करीब 30% मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में हर दिन नया रिकॉर्ड बन रहा है और अब तो 8,000 केस प्रतिदिन के हिसाब से आ रहे हैं। दूसरी ओर तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हर रोज 4,000 नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। जिन राज्यों में हर रोज सबसे अधिक मामले आ रहे हैं उन पर एक नजर डालिए। गौरतलब है कि देश में करीब 10 राज्य ऐसे हैं जहां कुल केसों का अधिकतर हिस्सा है। ऐसे में इन राज्यों को लेकर लगातार चिंता बढ़ रही है। हालांकि अगर टेस्टिंग के आंकड़ों को देखें तो अब हर 3 दिन में 10 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं और 1 लाख केस सामने आ रहे हैं, यानी देश में अभी भी पॉजिटिविटी रेट 10% के आसपास बना हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 264 करोड़ का पुल ध्वस्त, चिराग पासवान ने उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग की। जी हां दोस्तों, बिहार के गोपालगंज जिले में 264 करोड़ रुपए की लागत से बना पुल 1 महीने में नहीं टिक पाया और 29वें दिन ध्वस्त हो गया। इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी खूब हो रही है। पुल ढहने की घटना को लेकर अब तक विपक्ष के निशाने पर रही नीतीश सरकार पर अब अपने ही सवाल उठा रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस मामले में उच्च स्तरीय जाँच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। चिराग पासवान ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए गुरुवार को लिखा, 264 करोड़ की लागत से बने पुल का एक हिस्सा आज ध्वस्त हो गया है। जनता के पैसे से किया कोई भी कार्य पूरी गुणवत्ता से किया जाना चाहिए था। इस तरह की घटनाएं जनता की नज़र में जीरो करप्शन पर सवाल उठाती है। लोजपा मांग करती है कि उच्च स्तरीय जांच कर जल्द दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे। इससे पहले बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बिहार सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 263 करोड़ से 8 साल में बना, लेकिन मात्र 29 दिन में ढह गया पुल। संगठित भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह नीतीश जी
इस पर एक शब्द भी नहीं बोलेंगे और ना ही साइकिल से रेंज रोवर की सवारी कराने वाले भ्रष्टाचारी सहपाठी पद निर्माण मंत्री को बर्खास्त करेंगे। बिहार में चारों तरफ लूट ही लूट मची है। मंत्री बोले 70 घाट पुल के बारे में झूठी खबर फैलाई जा रही है। वहीं बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा है कि 70 घाट पुल के क्षतिग्रस्त होने की झूठी खबर फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 70 घाट मुख्य पुल से लगभग 2 किलोमीटर दूर गोपालगंज की ओर से आ रही सड़क पर स्थित एक 18 मीटर लंबाई के छोटे पुल तक पहुंचने का पथ कट गया है। जिस पुल के हिस्से के क्षतिग्रस्त होने या ध्वस्त होने की बात कही जा रही है वह बिल्कुल भी सही नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पुल टूटने पर नीतीश के मंत्री ने दिया बेतुका बयान, कहा प्राकृतिक आपदा में पुल टूट जाते हैं। जी हां दोस्तों, बिहार के गोपालगंज में 70 घाट मुख्य पथ को जोड़ने वाले पुल के ढह जाने के बाद सरकार की तरफ से पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने सफाई दी है। यादव ने कहा है कि प्राकृतिक आपदा है, इसमें सड़कें बहना और पुल टूटना आम बात है। नंद किशोर यादव ने दी सफाई। इसके अलावा नंद किशोर यादव ने कहा है कि 70 घाट का पुल पूरी तरह सुरक्षित है। बांध के अंदर एक पुल का अप्रोच रोड बह गया है। यह एक प्राकृतिक आपदा है, इसमें सड़कें और पुल बह जाते हैं। वह कहते हैं कि 70 घाट पर 3 ब्रिज हैं। 2 किलोमीटर दूर छोटे ब्रिज का अप्रोच रोड टूट गया है। पूरे 70 घाट पुल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। 16 जून को हुआ था उद्घाटन। बता दें, इस पुल का उद्घाटन 16 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं किया था। इस पुल को 70 घाट महासेतु के नाम से जाना जाता था। इस पुल के ढहने का कारण बताया जा रहा है पानी का तेज बहाव। बताया गया है कि यह पुल पानी को दबाव नहीं झेल सका और 1 महीने से भी कम समय में ही गिर गया। इसमें अब लोगों का लालछापुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया जाने का लिंक फिलहाल समाप्त हो गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 65 साल से अधिक उम्र के नागरिक पोस्टल बैलेट से नहीं डाल सकेंगे वोट। जी हां दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने बिहार एवं अन्य उपचुनावों में 65 साल से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए पोस्टल बैलेट सुविधा का विस्तार नहीं करने का फैसला किया है। हालांकि 80 साल से ज्यादा उम्र के दिव्यांगों एवं जरूरी सेवाओं में कार्यरत लोगों और कोरोना संक्रमितों को पोस्टल बैलेट से मताधिकार के इस्तेमाल की इजाजत दी है। ऐसे में जब कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार की ओर से बुजुर्गों को बिना वजह बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है, निर्वाचन आयोग का यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि आयोग ने अपने इस फैसले के पीछे मैन पावर, कोरोना महामारी के चलते सुरक्षा उपायों का हवाला दिया है। निर्वाचन आयोग ने अपने फैसले में कहा है कि वे मतदाता जो 80 वर्ष से ऊपर हैं, दिव्यांग मतदाता, आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी, कोरोना संक्रमित मरीज जो घर या संस्थागत क्वारंटाइन में हैं, पोस्टल बैलेट से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। पिछले साल अक्टूबर में कानून मंत्रालय के दिव्यांगों और 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को विकल्प के तौर पर पोस्टल बैलेट के इस्तेमाल को लेकर चुनाव नियमों में बदलाव किया था। बीते 19 जून को मंत्रालय ने नियमों में बदलाव करते हुए 65 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए भी विकल्प के तौर पर पोस्टल बैलेट के इस्तेमाल की इजाजत दी थी। यही नहीं, निर्वाचन आयोग के सुझावों पर नियमों में बदलाव करते हुए मंत्रालय ने कोरोना संक्रमितों को भी पोस्टल बैलेट सुविधा का उपयोग करने की इजाजत दी थी। अब निर्वाचन आयोग ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 60C के तहत नई अधिसूचना जारी की जाती है। निर्वाचन आयोग ने फैसला किया है कि वे मतदाता जात 65 साल या इससे अधिक की उम्र के हैं, वे चुनावों उपचुनावों में पोस्टल बैलेट से मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। यह फैसला ऐसे समय आया है जब बिहार में कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं, जबकि मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में उपचुनाव भी होने वाले हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दलित पिटाई मामला, बीजेपी पर भड़की प्रियंका, कहा इस अन्याय के खिलाफ जी जान से लड़ेगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के गुना का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ पुलिस वाले कथित तौर पर निर्दयता से एक दलित दंपति को नजर आ रहे हैं। इस घटना ने अब सियासी रंग लेना शुरू कर दिया है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर लगाए ये आरोप। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया, गरीबों पर हमला, दलितों पर हमला, किसान पर हमला, लोकतंत्र पर हमला, यही तो है भाजपा की चाल, चेहरा और चरित्र। उन्होंने कहा इस अन्याय के खिलाफ कांग्रेस जी जान से लड़ेगी। राहुल गांधी ने साधा बीजेपी पर निशाना। प्रियंका गांधी के साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि हमारी लड़ाई इसी सोच और अन्याय के खिलाफ है। पीएम को पत्र लिखकर किया आग्रह। कांग्रेस की किसान इकाई किसान कांग्रेस ने इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि इस मामले में संज्ञान लेकर संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ
सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष सुरेंद्र सोलंकी ने कहा, भाजपा की सरकारों में किसानों और दलितों पर हमले आम बात हो चुकी है, इसलिए हम सीधे प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि वह ऐसे मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वह और किसान कांग्रेस के दूसरे पदाधिकारी जल्द ही गुना जाएंगे और इस मामले में सख्त कार्रवाई के लिए प्रशासन पर दबाव बनाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल का तंज, पीएम ने आर्थिक गड्ढा खोदा, उससे गरीबों को मनरेगा ही निकाल रहा है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा कि मनरेगा के बिना गरीबी नहीं, गरीब मिट जाएगा। प्रधानमंत्री ने जो आर्थिक गड्ढा खोदा है उससे गरीबों को आज मनरेगा ही निकाल रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मनरेगा में लोगों से बस गड्ढे खुदवाए जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो पीएम ने आर्थिक गड्ढा खोदा उससे आज मनरेगा ही निकाल रहा है। इससे पहले गुरुवार को राहुल गांधी ने लद्दाख मसले पर मोदी सरकार को घेरा था। राहुल गांधी ने कहा था कि ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते भारत माता की पवित्र जमीन को चीन ने छीन लिया। राहुल गांधी ने एक न्यूज रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए मोदी सरकार से सवाल किया था। इसमें एक सुरक्षा विशेषज्ञ का दावा था कि केंद्र सरकार एलएसी के मुद्दे पर चीन के साथ तनाव को लेकर मीडिया को गुमराह कर रही है। गलवान घाटी में यह स्थिति भारत के लिए नुकसानदेह साबित होगा। सोनिया ने की थी स्कीम का इस्तेमाल करने की मांग। कोरोना संकट के बीच जून में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार से मांग की थी कि लोगों की मदद के लिए मनरेगा स्कीम का इस्तेमाल किया जाए। सोनिया गांधी ने कहा था कि ये बीजेपी बनाम कांग्रेस की बात नहीं है, लिहाजा मनरेगा जैसे ताकतवर प्रोग्राम का उपयोग कर सरकार देशवासियों की मदद करे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एयर इंडिया के बिना सैलरी छुट्टी पर भेजने के फैसले को ममता ने बताया तानाशाही। जी हां दोस्तों, एयर इंडिया ने अपने कुछ स्टाफ को बिना सैलरी के 5 साल तक जबरन छुट्टी पर भेजने का फैसला किया है। आर्थिक संकट से जूझ रही सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के इस फैसले पर अब सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फैसले को तानाशाही बताया है। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया का ये फैसला हैरान करने वाला है। क्या कोई सरकार ऐसा कर सकती है? 5 साल तक बिना सैलरी के कैसे संभव है? देश में क्या हो रहा है? ममता ने कहा कि अर्थशास्त्रियों ने लोगों को पैसा देने की बात कही है, लेकिन वे चुनावों के दौरान केवल कुछ लोगों को पैसा देते हैं। ममता बनर्जी ने सभी ट्रेड यूनियन से अपील की है कि वे एक साथ रहें और संघर्ष करें। उन्होंने कहा कि 5 साल का समय एक राजनीतिक स्टंट है, हर कोई डरा और शर्मिंदा है। बता दें, बुधवार का खबर आई थी कि एयर इंडिया ने कर्मचारियों की संख्या कम करने का प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत कर्मचारी बिना वेतन के लंबी छुट्टी पर जा सकते हैं। इसे लीव विदाउट पे कहा गया है। यह छुट्टी 6 महीने से लेकर 5 साल तक हो सकती है। वहीं एयर इंडिया के सीएमडी राजीव बंसल ने कहा कि कोरोना संकट की वजह से एयरलाइंस को भारी नुकसान हो रहा है। खर्च कम करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें से एक कर्मचारियों की संख्या में कटौती भी की है। उन्होंने कहा कि कंपनी अपने कुछ कर्मचारियों के पोस्ट रिटायरमेंट पर भी विचार कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे पर एनजीटी ने लगाया 91.2 लाख रुपए का जुर्माना, जल्द चुकानी होगी रकम। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने रेलवे को 91.2 लाख रुपए की पर्यावरण क्षतिपूर्ति भरने का बृहस्पतिवार को निर्देश दिया। मामला उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में रेलवे की छोटी लाइन पर सीमेंट जैसे माल की लदाई और उसे उतारने से जुड़ा है, जिसके चलते वायु प्रदूषण हुआ। अधिकरण ने कहा कि मुआवजे की रकम 2 महीने के भीतर जमा की जाए अथवा उसे दंडात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अधिकरण को सूचित किया था कि सीमेंट, उर्वरक, अनाज तथा अन्य माल के वैगन तथा ट्रकों पर लदान करने और उतारने से वायु प्रदूषण हुआ, जिससे नजदीक के इलाकों में रहने वाले लोगों को श्वसन संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस ए.के. गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के आलोक में आगे की कार्रवाई रेलवे मंत्रालय को करने दी जाए। मुआवजे की रकम 2 महीने के भीतर जमा की जाए अथवा अधिग्रहण को संबंधित अधिकारी के वेतन को रोकने अथवा अधिकारी को जेल भेजने जैसे दंडात्मक कदम उठाने होंगे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में रेलवे के माल गोदाम के कारण वायु प्रदूषण हो रहा है और इसके एवज में जो क्षतिपूर्तियां आंकी गई है वह 91.2 लाख रुपए है। रिपोर्ट के मुताबिक फैजाबाद में रेलवे के माल गोदाम के आसपास प्रदूषण मानक स्तर से कहीं अधिक पाया गया। अधिकरण उत्तर प्रदेश के निवासी शिवांश पांडे की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसमें दावा किया गया है कि फैजाबाद में रेलवे के माल गोदाम के आसपास माल की ढुलाई के कारण वायु प्रदूषण फैल रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में है लॉकडाउन तो फिर झारखंड में कैसे आ रहे हैं लोग?
हेमंत सोरेन। जी हां दोस्तों, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में संक्रमण के बढ़ते हालात पर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि कोरोना जांच का दायरा हमने बढ़ाया है। पहले सीमित दायरे में जांच हो रही थी, आज हर जिले में हो रही है। इसे प्रखंड स्तर तक लेकर जाएंगे। साथ ही हेमंत सोरेन ने सरकार को स्पष्ट संकेत दिया है कि फिर से लॉकडाउन की तरफ नहीं बढ़ेगा। जांच के बाद ही चीजें आती हैं, इसके लिए आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। साथ ही बिहार से झारखंड आ रहे लोगों पर सवाल उठाते हुए सीएम ने कहा है कि बिहार में लॉकडाउन है तो वहां से लोग झारखंड कैसे आ रहे हैं, वहां से गतिविधि क्यों नहीं रुक रही है। हेमंत सोरेन ने ये भी कहा कि 125 करोड़ वासियों का देश भारत है और सभी संक्रमित हो जाएंगे तो बेड भी कम हो जाएगा। इस संक्रमण में डॉक्टर की भूमिका कम, नर्सिंग की ज्यादा है। घरों में भी अपनी व्यवस्था पॉजिटिव लोग कर सकते हैं, इसका भी बेहतर प्रबंधन होगा। सीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि इसके लिए एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। संक्रमित लोगों को पूरी जानकारी सूचना केंद्र से मिलेगा। पहले की अपेक्षा देखें तो टेस्टिंग में ठीक ठाक स्थिति है और ये सारे संसाधन कैसे हम व्यवस्था कर रहे सरकार ही जानती है और बेहतर प्रबंधन कैसे हो, नए सिरे से इसकी तैयारी कर रहे हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।